CMPC यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। तो लीजिए सेट 2023 का जो एग्ज़ाम है मार्च महीने में, इसमें जो भी स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं उन सभी के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। इस वीडियो को आपको क्यों देखना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर मैं सेट के अंदर जो फर्स्ट पेपर है आपका, जो शिक्षण अभिरुचि वाला, शिक्षण अभिक्षमता वाला, वो पेपर आपके अगर इसको ठीक से देख लेते हैं तो वो आपके एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस पेपर में ये हूबहू वही पेपर है, खाली क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है, बाकी हूबहू वही मतलब पैटर्न पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको अगला आने वाला पेपर, एक और मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो सके। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही टेलीग्राम चैनल जो है CMPC नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। तो देखिए आज का जो पेपर फर्स्ट है, इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप बिल्कुल टू द पॉइंट चलें और जो क्वेश्चन नंबर बनता है उस क्वेश्चन के पैटर्न को ठीक से देख लें, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में एक अच्छा कंटेंट आप लेकर के और एग्ज़ाम दे सकें। देखिए इसके अंदर फर्स्ट पेपर में ध्यान रखना, ये नेट का पेपर है और नेट के पेपर में कुल 60 प्रश्न आते हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, लेकिन उसमें से आपको प्रेफरेंशियल 50 क्वेश्चन ही करने होते हैं। सेट के अंदर भी लगभग ऐसा ही है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके www से तात्पर्य है, तो सीधा सा सी आंसर इसका वर्ल्ड वाइड वेब, आप सभी जानते हैं, यानी ये कंप्यूटर का प्रश्न है। दूसरा, एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होती है जिसे निम्नलिखित में और उप विभाजित किया जाता है। तो इसका आपके जो सही आंसर है वो है बी, सेक्टर्स। ठीक है, फिर आगे चलें। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुदित करता है, यानी उसको ट्रांसलेट करता है। तो इसके अंदर ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। चौथा प्रश्न कह रहा है 1 गीगाबाइट निम्नलिखित के बराबर है, तो ए वाला आपको पता ही है सभी, 1024। फिर इसके अंदर पांचवा, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो तो इसके अंदर सही परिवर्तन करता है। क्या परिवर्तन करता है? उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा। तो ये एक तरह से आपके सारे कंप्यूटर के प्रश्न आ गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वास्तविक मेमोरी है, तो वास्तविक मेमोरी आपकी क्या है? ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम, ये इसका सही आंसर है। फिर चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन, 7वां, आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत निम्न में से किसके संदर्भ में है? तो देखिए इसमें सी आंसर सही है, नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय, जो आप अच्छी तरह जानते हैं। देखिए पर्यावरण वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। 8वां कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 9वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से पृष्ठीय ओजोन की प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन स्रोत कौन सा है? आपके लैंग्वेज अगर हिंदी में टफ पड़े तो आप इंग्लिश मीडियम की लैंग्वेज जरूर साथ में पढ़ लें। इसके अंदर सही आंसर है बी वाला, प्रशीतन और वातानुकूलन। भारत के शहरों में धूमें मुख्यतः शामिल होते हैं। धुआं है ना, तो इसके अंदर यानी स्मोक जो होता है ना, इसके लिए कह रहा है। तो इसके अंदर खासतौर से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और अनजले हाइड्रोकार्बन, अनबर्न्ड, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर 11वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना है? तो ये आपके अकाल और बाढ़ की ये सही आंसर है इसका। फिर अगला क्वेश्चन आता है भारत में विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रतिशत भाग क्या है? देखिए ये 2013 के आसपास की बात है, तो उस समय इसमें ये बी वाला सही है, 22 से 25%, लेकिन हो सकता है अभी चेंज हो गया। आपको इस क्वेश्चन को ठीक से देख करके और लेटेस्ट आंकड़े इससे आप कलेक्ट कर सकते हैं। आजकल आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं इसके लिए।
देखिए, ये पेपर पुराना है, अब ये पुराना पेपर मैं करवा रहा हूँ और आपको लगता है कि यार ये तो बहुत पुराना है, क्यों करें? देखिए, पुराना पेपर है लेकिन ये पेपर नेट का है और मैंने आपसे कहा कि जो सेट का पेपर आता है वो नेट से काफ़ी लो लेवल का आता है। लेकिन जैसे यहाँ ये ऊर्जा का क्वेश्चन पूछा है तो आपको सेम ऐसा ही ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन वहाँ मिलेगा। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2010-11 में उच्च शिक्षा में निम्न में से किस श्रेणी के विद्यार्थियों का नामांकन निर्धारित आरक्षित श्रेणी के प्रतिशत से अधिक था। अब ये 2010-11 का प्रश्न पूछा है, हालांकि उस समय ये ओबीसी वाला था, ये अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों का नामांकन अधिक था। तो यही चीज़ें आपको अभी लेटेस्ट आंकड़ों के बेस पे प्रिपेयर करनी है ताकि आपका जो सेट का एग्ज़ाम सही हो जाए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है यूजीसी विश्व अनुदान आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो इसके अंदर आपके डी वाला करेक्ट है, राज्य विश्वविद्यालयों के लिए इससे राज्य सरकारों से निधियां प्राप्त होती है, तो ये गलत है। 15वां प्रश्न देखिए, फिर ये ही वही वो तर्क वाला, 2 तर्क फर्स्ट सेकंड दे रखे हैं और इसके अंदर कहा कि क्या भारत को द्विदल पद्धति अपना लेनी चाहिए, ये तो कथन है। और तर्क कह रहा हाँ, इससे सरकार में स्थिरता आएगी, ठीक है। और दूसरा कह रहा है नहीं, इससे मतदाताओं की पसंद सीमित हो जाएगी। तो इसके अंदर सी वाला है, दोनों ही तर्क प्रबल है। इस पेपर में जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन लगभग मैंने जो पिछले पेपर में बताए हैं सेम ऐसे पेपर में करवा चुका हूँ आपको। आप CMPC यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, आराम से सर्च करके CMPC बाई KLP सर। तो वहाँ पर जो पेपर थे आप उनसे इनको मैच करें तो क्वेश्चन का पैटर्न लगभग यही रहेगा और इसी लेवल पे क्वेश्चन आपके सेट में आएंगे। क्वेश्चन 16 कह रहा है निम्नलिखित कथन तथा दिए तर्क फर्स्ट और सेकंड पर विचार करें। सेम ऐसे ही कथन दे रखा है और 2 तर्क दे रखे हैं, तो आपको ठीक से स्टडी करना है। इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, केवल तर्क फर्स्ट प्रबल है। 17वां प्रश्न कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सत्य है। 4 दे रखे हैं आपके पास में, इन चारों में से केवल डी वाला करेक्ट है, 1 और 4 सही है, 1 और 4 ध्यान देना, ठीक है। तो आपको ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि ये पॉलिटिकल का जो प्रश्न है आपको इसको ठीक से पढ़ लेना है। अगला कह रहा है पूर्वता अधिपत्र में लोकसभा अध्यक्ष किसके बाद आती है। इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कम्स नेक्स्ट ओनली टू। तो ये सी वाला करेक्ट है, प्रधानमंत्री के बाद में लोकसभा अध्यक्ष का पद आता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 19वां, देखिए अब ये शिक्षण अभिरुचि वाले आ गए। शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है। सभी जानते हैं सी वाला करेक्ट है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है। देखिए जनरली ई लर्निंग को अपन मान लेते हैं, लेकिन यहाँ डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, मिश्रित अध्ययन विधि, ब्लेंडेड लर्निंग। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए क्योंकि वे, डी वाला सही है, बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती है। देखिए ये यूजीसी के क्वेश्चन है, हो सकता है अपने विचार और अपने उसमें विरोधाभास हो सकता है, लेकिन यूजीसी ने इसको सही माना डी वाले को, तो हमें ध्यान रखना होगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है। तो ये बी वाला समस्या समाधान अध्ययन विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। 23वां क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब, कब होता है, बी वाला है, यानी कि विद्यार्थियों से आदर प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये ध्यान देना, ये सही है, अपने सहयोगियों की अपेक्षा अधिक योग्य होता है ऐसा कुछ नहीं है, ये बी वाला ही इसके अंदर करेक्ट है। क्वेश्चन 24, एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं। इसका अभिप्राय है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, कक्षा में शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। इस देखिए क्वेश्चन क्या लेवल दिया है। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, इसलिए आपको इसको हर समय कहीं भी पूछा जा सकता है, तो ये आपके सेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अगला कह रहा है रिसर्च पेपर यानी कि एक शोध पत्र, इसके लिए क्या है, डी वाला करेक्ट है, एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा सकता है, ये करेक्ट है इसके अंदर।
26वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी शोध नैतिकता, देखिए शोध नैतिकता का प्रश्न पीछे भी आ चुका है रिसर्च एथिक्स का। इसके अंदर बी वाला करेक्ट है, साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 निम्नलिखित प्रतिदर्श प्रणालियों में से कौन सी संभाव्यता पर आधारित नहीं है। देखिए सेम प्रश्न ये था, लेकिन उसके अंदर ऑप्शन यही थे, लेकिन क्वेश्चन चेंज कर दिया था। इसके अंदर आपके सी वाला सही है, कोटा प्रतिदर्श। आपको ये सारे प्रतिदर्श अच्छी तरह से पढ़ लेने चाहिए। और मैंने आपसे कहा था कि ये लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की जो स्टैटिक्स की बुक है आप उससे पढ़ लें, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसमें बहुत अच्छा इसके अंदर दे रखा है। फिर क्वेश्चन 28, ध्यान देना 28 नंबर पे पिछले पेपर में भी क्वेश्चन ऐसा ही था, ठीक है ना, जो अमेरिकी भाषा संघ पर आधारित था। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आधुनिक भाषा संघ MLA फॉर्मेट के अनुसार लिखा गया है। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, हॉल डोनाल्ड फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नई दिल्ली, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005। अगला कह रहा है कि वर्कशॉप पर प्रश्न पूछा है, कार्यशाला, एक कार्यशाला होती है, तो डी वाला करेक्ट है, इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं है। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कार्यकारी प्रकल्पना। अब ये हाइपोथेसिस, ध्यान रखना हाइपोथेसिस मैंने कहा ना, आप ये प्रश्न जो है आपको कहाँ मिलेंगे, या तो अनुसंधान वाला एक्शन रिसर्च में मिलेगा, या फिर लक्ष्मी नारायण नाथुराम का वाली जो बुक है स्टैटिक्स की आपको उसके अंदर मिल जाएगा। तो ये वर्किंग हाइपोथेसिस का सही आंसर क्या है, ये सी वाला, आगे और अधिक शोध के लिए अनंतिम रूप से स्वीकार्य प्रकल्पना, ये इसका सही आंसर है। अगला देखिए आपके 31 से 36 तक के प्रश्नों के आंसर के लिए ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है। उस पैराग्राफ के बेस पे आपको ये पूरा इंग्लिश मीडियम में देख लें एक बार, और उसके बाद में आप हिंदी मीडियम में देख लें। तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद में आप आराम से 31 से लेकर के 36 तक के प्रश्नों के उत्तर इजी वे में दे सकते हैं। आप इनको ठीक से स्टडी कर लें, पैराग्राफ को आप 2-3 बार पढ़ लें, और उसके बाद में आप वापस प्रश्न पढ़ें, ताकि प्रश्न पढ़ने के बाद फिर से आप पैराग्राफ पढ़ लें। तो इससे आपको जल्दी पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न का आंसर किस लाइन से मैच कर रहा है। तो आप इसको कर लें। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन 37वां प्रश्न, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार है। तो ये सी वाला करेक्ट है, संप्रेषक संदेश माध्यम रिसीवर प्रभाव, है ना, इंग्लिश मीडियम में भी दे रखे हैं, आप इसको भी ठीक से स्टडी कर लें। 38वां कह रहा भारत का प्रथम अखबार बंगाल गजट 1780 में किसके द्वारा आरंभ किया गया। ये बी वाला सही है, जेम्स ऑगस्टस हिकी। भारत में प्रेस सेंसरशिप किस प्रधानमंत्री के समय अधिरोपित की गई। तो ये सी वाला सही है, इंदिरा गांधी के समय में। नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं। ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, अन्योन्य क्रिया संप्रेषण। अब आपको देखिए, अब ये इस प्रश्न के हर एक प्रश्न की क्या विशेषता होती है, इस प्रश्न का पूरा जो निचोड़ है वो संप्रेषण पर बेस्ड है। अब संप्रेषण के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो आपको कम्युनिटेरियन क्या होता है ये पता होना चाहिए, विकासात्मक संप्रेषण में क्या आता है पता होना चाहिए, और अन्योन्य क्रिया संप्रेषण में क्या होता है जो ये इसने दे रखा है। तो ये आपको ठीक से इसको स्टडी कर लेना है। अगला कह रहा है किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है। तो ये बी वाला सही है, एजुटेनमेंट। आपको इन चारों जो ऑप्शन है इनके बारे में पता होना चाहिए। 42 कह रहा है शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है तो महत्वपूर्ण क्या होता है। ये होता है बी वाला, तदनुभूति, यानी कि इम्पैथी, ये आपको होना चाहिए। अब 43वां प्रश्न देखो पूरा वो कोड पर है, तो मैंने आपको बताया कि आप ABCD पूरी पहले लिख लें और उनको क्रमांक डाल दें, और क्रमांक के बेस पे आप आराम से ये 43वां प्रश्न कर लेंगे। 44वां प्रश्न जो है आप ध्यान से देखें, ये आपके किसका, ये किसी क्रिकेट खेल प्रतियोगिता में 45 मैच खेले गए। प्रत्येक टीम ने प्रत्येक अन्य टीम के साथ एक बार में खेला। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या है। देखिए ये कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, इसके अंदर बी वाला ऑप्शन करेक्ट है 10। फिर 45वां प्रश्न श्रृंखला वाला है, तो श्रृंखला वाले क्वेश्चन आपको पता ही है, बीच का डिफरेंस निकाल के अपन कर सकते हैं, इसके अंदर बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 46वां कह रहा है 1 से 45 तक की उन विषम संख्याओं को जो 3 से विभाजित हो एक आरोहिक क्रम में रखा गया, जो राशि क्रम 6 पर आएगी उसकी संख्या है। बस
ये आपके सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आप आराम से संख्या ये लिख रखी है, ये देख लीजिए, कोई विशेष बात नहीं। तो छठे नंबर पे कौन सी आ रही है, आराम से ये 33 आ गई है, तो ये आप कर सकते हैं। 47वां कह रहा है कि ABCD 4 संख्याओं का माध्य 100 है, ठीक है। और यदि C बराबर 70 तो शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा। कोई खास बात नहीं है, आप ABCD सबका योग करके ना आप बटे 4 कर लें, ठीक है। चारों का माध्य 100 है तो न फिर इससे 3 करके इधर मल्टीप्लाई कर लें, कोई विशेष बात नहीं है। तो ये आपके D वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसके अंदर आपके हो जाएगा क्वेश्चन। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 50% तक बढ़ जाती है तो उस वृत्त की परिधि किस सीमा तक बढ़ेगी। मेरे हिसाब से इसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं आए तो आप CMPC बाई KLP सर के नाम से सर्च करके और उसके अंदर प्रतिशतता वाला टॉपिक सर्च कर लें। मैंने उसके अंदर अलग अलग तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर करवा रखे हैं। फिर 49वां ये कथन पर आधारित है, तो ये इसके अंदर आपके 4 दे रखे हैं, चारों में से ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, जो आप इसमें कर सकते हैं। फिर आता है 50वां क्वेश्चन। देखिए 50वें में कह रहा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोड में दिए गए उचित विकल्प का चयन करें। ऐसा प्रश्न अपन ने पीछे भी लिया है, मधुमक्खी, शहद, गाय, दूध, तो शिक्षक क्या देगा, तो शिक्षक के पास क्या पाठ ही देगा, लेसन देगा वो। ऐसे ये रिलेशन वाला प्रश्न है 51वां, तो इसके अंदर बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा सा इसमें रेखा चित्र से आप बता सकते हैं। 52वां प्रश्न कह रहा व्यवहार को प्रभावित करने या भावनाओं को उद्दोलित करने के लिए जरिए किसी विवाद का समाधान करना कहलाता है। क्या कहलाता है, परसुएसिव, यानी कि बी वाला सही है, अनुनयात्मक। अब इसमें चारों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिपुलेटिव, अब स्टिपुलेटिव पर पहले प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखना। ये इसके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 52 नंबर पे जो प्रश्न पूछा गया है नेट में, उसमें कभी लेक्सिकल पर पूछा है, कभी जैसे इसमें इस पर पूछ लिया है, स्टिपुलेटिव पर पहले पूछ चुका वो, और संक्षिप्तीकरण यानी प्रीसेशंस पर भी पूछ चुका है वो। तो ये चारों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लेना। 53 कह रहा है, मतलब अभिकथन दे रखा है और 4 अभिकथन है, और इसके लिए कहा कि कौन से कोड सही अभिकथन इंगित करते हैं। तो ये आपके इसके अंदर बी वाला करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फिर आगमनात्मक तर्क निम्नलिखित में से किसका पूर्वानुमान है, तो ये सी वाला मानव स्वभाव में एकरूपता का। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन पूछा, देखिए आगमनात्मक तर्क के लिए पूछा है ना। विधि सब जानते हैं, प्रोसेस सब जानते हैं, लेकिन ये किसका पूर्वानुमान है, तो ये मानव स्वभाव में एकरूपता का है। फिर इसके अंदर ये 55 से 60 में पूरी एक टेबल दे दी है, और इस टेबल के बेस पे आपको 55 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से कर सकते हैं। तो ये आपके जून 2013 वाला जो नेट का पेपर है, आप इस पेपर को अगर ठीक से समझ लेते हैं और अगर आप देख लेते हैं और वीडियो को लास्ट तक अगर आपने देखा है, तो पक्की बात आपके ये जो पेपर है, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर है, सेम यही पेपर आपके सेट में आने वाला है इसी पैटर्न का, तो आप इसको ठीक से देख लें, आपका सेट का पेपर क्लियर हो जाएगा। आपका 200 नंबर वाला मामला है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स।